नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमे वयं वाक्य व्यवहारः इति पुस्तकं पठामः। वाक्य व्यवहार पुस्तके वयं त्वा ल्यप इति प्रत्यय अन्ते अस्ति तादृशानां शब्दानां क्रियापदानाम् अभ्यासं गतवर्गे कृतवन्तः। बालकः पठति, बालकः पठति, अनन्तरं बालकः लिखति, बालकः पठित्वा लिखति, बालकः लिखति, अनन्तरं क्रीडति, बालकः लिखित्वा क्रीडति, बालकः क्रीडति, अनन्तरं गृहम् आगच्छति, बालकः क्रीडित्वा गृहम् आगच्छति। त्वा प्रत्यय पठति पठित्वा, लिखति लिखित्वा, क्रीडति क्रीडित्वा। बालकः गृहम् आगच्छति, हस्तपादं प्रक्षालयति, बालकः गृहम् आगच्छति, हस्तपादं प्रक्षालयति, बालकः गृहम् आगत्य आगच्छति, आगत्य हस्तपादं प्रक्षालयति, बालकः हस्तपादं प्रक्षालयति, अनन्तरम् अल्पोपाहारं स्वीकरोति, बालकः हस्तपादं प्रक्षाल्य अल्पोपाहारं स्वीकरोति, बालकः अल्पोपाहारं स्वीकरोति, किञ्चित् पठति, गृहकार्यं करोति, बालकः अल्पोपाहारं स्वीकृत्य स्वीकरोति, स्वीकृत्य स्वाध्यायकार्यं करोति, गृहकार्यं करोति, आगच्छति, आगत्य, उपविशति, उपविश्य, प्रक्षालयति, प्रक्षाल्य, स्वीकरोति, स्वीकृत्य, उत्तिष्ठति, उत्थाय, उपविशति। अत्र क्रियापद अस्ति, क्रियापदम् अस्ति, क्रियापदात् पूर्वम् उप इति शब्दद्वयम् अस्ति, अक्षरद्वयम् अस्ति, शब्दखण्डः अस्ति, उपसर्गः। आगच्छति, अत्र आ इति उपसर्गः, प्रविशति, अत्र प्र इति उपसर्गः, प्रक्षालयति, अत्र प्र इति उपसर्गः, स्वीकरोति, अत्र स्वी इति उपसर्गः। एवं अत्र उपसर्गाणां प्रयोगः अस्ति, उपसर्गस्य प्रयोगः अस्ति, अतः क्रियापदात् त्वा प्रत्ययः न भवति, त्वा न भवति। त्वा पर्यायवाची ल्यप, लव्य लव्य एवं उच्चारण नास्ति, ल्यप, ल य प, ल्यप। एतस्य प्रत्ययस्य य इति अक्षरं क्रियापदस्य अन्ते भवति, ल्य प, य। आगम, आगत्य, प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य, स्वीकरोति, स्वीकृय, स्वीकृत्य, उपविशति, उपविश्य, उपविश्य, प्रविशति, प्रविश्य। एवं एतेषां क्रियापदानां प्रयोगः भवति। गतवर्गे वयं दृष्टवन्तः उपसर्गाः 22 सन्ति। उपसर्गाः कति सन्ति? 22। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस्, निर, दुस्, दुर् इत्यादयः 22 उपसर्गाः सन्ति। यदि एतेषां
उपसर्गाणां प्रयोगः क्रियापदतः पूर्वम् अस्ति। यथा गच्छति, अत्र उपसर्गः अस्ति वा? नास्ति। आगच्छति, अत्र अस्ति वा क्रियापदम्? उपसर्गः अस्ति वा? लिखति, लिखति, अत्र उपसर्गः अस्ति वा? विलिखति, अत्र उपसर्गः अस्ति वा? विलिखति अस्ति। जानाति, अत्र उपसर्गः अस्ति वा? विजानाति अस्ति। उपसर्गः अस्ति। क्षालयति, अत्र उपसर्गः अस्ति वा? नास्ति। प्रक्षालयति, अत्र अस्ति? ददाति, अत्र उपसर्गः अस्ति। प्रददाति अस्ति। आददाति तर्हि उपसर्गः कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति बोधः अस्ति। अस्तु, यदि बालकः क्रियाद्वयं करोति, बालकः ददाति अनन्तरं खादति, बालकः पुस्तकं ददाति, लेखनीं ददाति, पत्रं ददाति, किमपि ददाति, बालकः प्रथमां क्रियां करोति, ददाति अनन्तरं खादति, बालकः ददाति अनन्तरं खादति, तर्हि ददाति अत्र उपसर्गः अस्ति वा? नास्ति। तर्हि प्रत्ययः भवति त्वा। बालकः दत्त्वा खादति, बालकः पुस्तकं दत्त्वा खादति, बालकः लेखनीं दत्त्वा खादति, बालकः पुष्पं दत्त्वा खादति, किमपि ददाति, दत्त्वा खादति। किन्तु बालकः प्रददाति, बालकः प्रददाति अनन्तरं खादति, प्रददाति अत्र उपसर्गः अस्ति वा? प्र उपसर्गः अस्ति। तर्हि बालकः प्रदत्त्वा खादति प्रयोगः न भवति। भवति वा? प्र अस्ति, तर्हि त्वा प्रत्ययस्य अनुमतिः नास्ति। कः प्रत्ययः भवति? य। तर्हि प्र उपसर्गः अस्ति, ददाति अत्र क्रियापदं किम् अस्ति? दा। किं क्रियापदम् अस्ति? दा। प्र दा प्रत्ययस्य य, प्रदाय। बालकः प्रददाय न, बालकः प्रदत्त्वा न, बालकः प्रदाय, बालकः पुस्तकं प्रदाय खादति, बालकः लेखनीं प्रदाय खादति, बालकः पुष्पं प्रदाय खादति। प्रदाय सरलमस्ति, किं कठिनम्? तो नहीं है तो। हाँ, तो सब जगह नहीं है। तो सभी जगह जी, यही कंफ्यूजन होता है कि तो कहाँ आएगा और यह कहाँ आएगा, वो वहीं पे गड़बड़ हो रहा है। तो कहाँ आता है? पिछले वर्ग में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। आवश्यकता अस्ति अद्य पुनः वदामि। उस वीडियो को यदि आपने ध्यान से सुना होगा आपको सब मिलेगा वहां। फिर भी आवश्यकता अस्ति पुनः सर्वं बोधयामि। आचार्य, प्रददाति का मतलब क्या होता है? ददा की तो मालूम पड़ता है, प्रददाति समान अर्थ अस्ति। समान। धन्यवाद। अस्तु, आवश्यकता अस्ति, तर्हि पुनः एकवारं दर्शयामि। देखिए, कुछ क्रियापद मैंने आपको बताए हैं, कुछ क्रियापद आपको अच्छे से उस दिन समझाए भी थे, फिर भी आप समझ लीजिए दोबारा। क्रियापदों के बहुत प्रकार हो सकते हैं। एक क्रियापद ऐसे हैं, सबसे पहले ले लेते हैं पठ। ठीक है, पठ पठित्वा, लिख लिखित्वा, हस हसित्वा,
धाव धावित्वा, चल चलित्वा, क्रीड क्रीडित्वा, पत पतित्वा। समझ में आ रही क्रियापद ये? हाँ, वो कौन कौन से हैं क्रियापद, उनकी सूची बनानी पड़ेगी। स्वयं सूची निर्माणं करणीयं भवति। तत्र पुस्तके अपि दत्तमस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, सहायतां स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। पश्यन्तु, अत्र सूची अस्ति। हसति हसित्वा, क्रीडति क्रीडित्वा, भ्रमति भ्रमित्वा, वामतः दक्षिणतः सूची द्वयम् अस्ति त्वा प्रत्ययस्य निमित्ते। स्पष्टम्? त्वा प्रत्ययः भवतां सर्वेषां स्पष्टः अस्ति, अत्र समस्या नास्ति। समस्या ल्यप् प्रत्यय अस्ति। त्वा प्रत्यय का मतलब है जो भी क्रियापद है, चल, चल इति क्रियापदम् अस्ति, तर्हि चल चलित्वा ई और त्वा प्रत्यय लग के बन गया चलित्वा। पठ पठित्वा, लिख लिखित्वा, हस हसित्वा, खाद खादित्वा, धाव धावित्वा। ई त्वा, सभी क्रियापदों में ईत्वा नहीं लगता है। कुछ कुछ क्रियापद ऐसे है, जैसे गम, तो गम का ग बचता है और त्वा लग जाता है, गत्वा। नम क्रियापदम नम अस्ति, किंतु अत्र प्रयोगः भवति न त्वा। नम नत्वा। प्रच्छ पृष त्वा, त्वा को ट्वा हो जाएगा, पृष ट्वा। इच्छति इश ट्वा। पश्यति दृश त्वा। स्पृशति स्पृश त्वा। एवं एतेषां क्रियापदानां भवति। इतोपि कानिचन क्रियापदानि सन्ति स्ना स्नात्वा, ज्ञा ज्ञात्वा, पा पीत्वा, गायति, गा अथवा गाय क्रियापदमस्ति, गीत्वा, स्था स्थित्वा, स्था क्रियापदमस्ति, स्थित्वा। स्मृ स्मृत्वा। कृ कृत्वा। कृत्वा। ध्रु ध्रुत्वा। ह्रु ह्रुत्वा। एवं एतेषां क्रियापदानां त्वा प्रत्ययः भवति इति वयं गतवर्गे दृष्टवन्तः। एतत् स्पष्टमस्ति खलु सर्वेषां? आम् आचार्य। आचार्य। हाँ, बालकः मूल धातु के रूप में ना। हाँ, बालकः नूतनं वस्त्रं धरति विद्यालयं गच्छति। बालकः नूतनं वस्त्रं धृत्वा विद्यालयं गच्छति। रावणः सीतां हरति अशोकवाटिकां नयति। रावणः सीतां हृत्वा अशोकवाटिकां नयति।
धरति धृत्वा, हरति हृत्वा, करोति कृत्वा, स्मरति स्मृत्वा। अत्र पर्यन्तं सर्वं स्पष्टं खलु? आम् आचार्य। आम् आचार्य। त्वा प्रत्यये कुत्रापि क्लेशः नास्ति। अस्तु, नास्ति। अधुना आगच्छामः ल्यप् प्रत्यय। ल्यप् प्रत्यय अस्ति तर्हि किं भवति? यथा लिखति इति क्रियापदमस्ति, अत्र वि उपसर्गः आगच्छति। लिखति समानमेव अस्ति विलिखति, अर्थः समानः अस्ति। लिखति विलिखति समानः। विलिखति, छात्रः पत्रं विलिखति शिक्षकं दर्शयति। विलिखति तर्हि त्वा प्रत्ययं कुर्मः। विलिखित्वा भवति वा? सुनने में आपको लगेगा हाँ विलिखति विलिखित्वा बन जाएगा, सुनने में आपको एक्सेप्ट होगा, किंतु विलिखति न भवति, विलिखित्वा न भवति। किमर्थम? सर्ग है, विउपसर्ग है ना आचार्य, विउपसर्ग है, विलिखित्वा न भवति। तर्हि किम भवति? त्वा का ही पर्यायवाची प्रत्यय है य, जिसको आप य कह सकते हैं या ल्यप कह सकते हैं। ठीक है, उस प्रत्यय को आप एक नाम दे सकते हैं, ल्यप। ठीक है, तो ये ल्यप भी बोलते हैं इसको और यह भी बोलते हैं। ल्यप क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इस प्रत्यय को हम लाते हैं तो इसके शुरू में एक अक्षर है ल और अंत में प है, लेकिन क्रियापद के अंत में जो प्रयोग होता है वो खाली य होता है। प और ल का कुछ प्रयोजन है, वो व्याकरण के कार्यों के लिए है, वो हमारे काम का नहीं है। हम बाजार से सामान लाते खरीद के तो रैपर लगा होता है ना ऊपर, प्लास्टिक की थैली होती है या फिर पैकिंग कुछ ना कुछ होता है, हम उसमें से यूज क्या करते हैं? प्लास्टिक को कूड़ेदान में डालते हैं और जो चीज हमें चाहिए उसका हम उपयोग करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर होता है, ये कुछ चीजें हमें काम की है तो वो य काम का है, बाकी ल और प इनका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, तो ल को हटा दिया और प को हटा दिया क्रियापद के अंत में, तो वी तो उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। लिखति अत्र मूल क्रियापदम किम अस्ति? लिख। लिख। लिख, वी लिख। और अंत में हमने उपयोग क्या कर दिया? य। ठीक है, वी उपसर्ग है इसलिए त्वा नहीं आएगा, य प्रत्यय आएगा, तो य लगा दिया। वी लिख य क्या बन गया? विलिख्यो। हाँ, यही उपसर्ग का रूप है। अब मान लीजिए पठति क्रियापद है, प्र उपसर्ग लगा दिया। ठीक है, प्र पठ उपसर्ग त्वा लगेगा क्या? ना, नहीं, त्वा ना। तर्हि किं भवति? पठ्य। किं भवति? प्रपठ्य। अच्छा, ठीक है, समझदार हो गए आप सब। वी हसति, वी क्रियापदम किम अस्ति? विहस्य। उपसर्ग वी, क्रियापदम हस य किम भवति? विहस्य। विहस्य। विहस्य इति भवति, प्रपठ्य इति भवति। अस्तु, इतोपि क्रियापदं स्वीकुर्मः। आ उपसर्ग अस्ति, कृष क्रियापदमस्ति, कर्षति इति कृषि, कृष क्रियापदमस्ति। किं भवति? आकृष्य। हाँ, अब आकृष्य में अंतिम अक्षर क्या है? यो। क्रियापद, क्रियापद का अंतिम श। प्रपठति अत्र अंतिम अक्षरम किम अस्ति? विहसति किम अस्ति अंतिम अक्षरम? स। स।
तो ये हलंत अक्षर है, पीछे य जुड़ गया तो फर्क नहीं पड़ता है। विहस्य, आकृष्य, आकृष्य, प्रपठ्य, विलिख्य बन गया। अच्छा, ये भी है, ठीक है। और कुछ क्रियापद लेते हैं, जैसे कि प्र इति उपसर्ग अस्ति, ददाति इति क्रियापदम अस्ति। ददाति अत्र मूल क्रियापदम किमस्ति? दा दा और य तो क्या बन गया? प्रदाय प्रदाय एवं वि इति उपसर्ग अस्ति, हा इति एकः धातु अस्ति, एकम क्रियापदम अस्ति हा। हा का अर्थ होता है छोड़ना। विहा, विहाय 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 विहाय, प्रदाय, विहाय। तो सर ये सब दा और हा ये दीर्घ है ना? हाँ, दीर्घ है। एक उपसर्ग है उप, तो यहाँ पे त नहीं आएगा ना सर? नहीं आएगा। सुन लीजिए एक बार, मैं करवा देता हूँ। उप गायति इति क्रियापदम अस्ति गा, तर्हि किं भवति? उपगाय उपगाय, उपगाय गाय्य नहीं है, उपगाय, उपगाय। अब यहाँ पर उपगाय भी बनेगा, नहीं तो उपगीय बनेगा। गा के साथ पे गी, पिबती, पीत्वा हो जाता ना। आम एवमेव क्रियापदम अस्ति प्र पा, पिबती इति क्रियापदम, तर्हि किं भवति? पी। प्रपीय और यह अलग क्या बन जाएगा? प्रपीय, पीत्वा पी करके, प्रपीय पी करके, अर्थ समान अस्ति। प्रपीय, प्रपाय नहीं बनेगा, क्या बनेगा? प्रपीय, उपगीय। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब दा, हा, गी, पी, ये जो धातु है वो ह्रस्व है या दीर्घ है? दीर्घ है। दीर्घ दीर्घ है। तो इसलिए यहाँ बीच में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नास्ति। क्रियापद और लास्ट में य प्रत्यय। अब कहाँ क्या करना है, तो कुछ क्रियापद लेते हैं नए, जैसे कि सम इति उपसर्ग अस्ति, क्रियापदमस्ति शृणोति, श्रु, सम श्रु, सम श्रु। अधुना अत्र उपसर्ग अस्ति सम, तर्हि सम उपसर्ग अस्ति, तर्हि त्वा भवति अथवा ल्यप् भवति? ल्यप् ल्यप् भवति। तो सम श्रूय, श्रु ह्रस्व अस्ति अथवा दीर्घ अस्ति? अंतिम अक्षर है, क्रिया अंतिम अक्षर है, क्रियापद का अंतिम अक्षर है और ह्रस्व है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, सम श्रूय, उच्चारण में भी थोड़ी असुविधा होती है, आप देख रहे होंगे। तो उस उच्चारण की असुविधा दूर करने के लिए सहायक अक्षर दे दिया उसको, त। संश्रुत्य किम भवति? हाँ, और वी उपसर्ग है और श्रु क्रियापद है, क्या बन जाएगा? विश्रुत्य विश्रुत्य, क्या बनेगा? और प्रति उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन जाएगा? प्रतिश्रुत्य ये त बीच में आया है, य और क्रियापद के बीच में त आया, ये क्यों आया? रस्व पहले वाला लेटर रस्व है। क्रियापद का अंतिम अक्षर रस्व है। वो रस्व अ हो सकता है, रस्व आ हो सकता है, रस्व उ हो सकता है। ठीक है, और कुछ उदाहरण आपको दिखाता हूँ। उ का देखा हमने, ठीक है। अच्छा, और किस अक्षर का देखते हैं? आगच्छति, आगच्छति, गच्छति, गत्वा, गम का जो है म हट जाता है, ग बचा है। आगच्छति क्रियापद ले लेते हैं, आगच्छति,
और प्रत्यय कौन सा है हमारा? लेप ल्य अगत्य अब ये अह्रस्व है या दीर्घ है? आगत्य में ग जो है वो ग ह्रस्व है या दीर्घ है? दीर्घ है। रस्व अह्रस्व आ दीर्घ है। रस्व आ, ग रस्व रस्व है आचार्य जी। ग रस्व है, आ दीर्घ। हाँ, आ का नहीं पूछ रहा मैं, क्रियापद का पूछ रहा हूँ। ग ग ह्रस्व या दीर्घ? रस्व ग रस्व। रस्व। रस्व है। तो त आ गया बीच में। आगत्य क्या बनता है? आगत्य सत्य हाँ, और उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन जाएगा? उपगत्य उपगत्य। गत्य सम उपसर्ग लगा दिया क्या बन जाएगा? संगत्य हाँ, उपसर्ग आप बदल सकते हैं जिस अर्थ की जरूरत है। आगत्य, विगत्य, संगत्य, उपगत्य, उदगत्य, जो भी लगाना है लगा सकते हैं। और यहाँ गच्छति क्रियापद के लिए दो ऑप्शन है, त भी लगता है नहीं तो म लग जाता है। तो उपगत्य नहीं तो उपगम्य, आगत्य नहीं तो आगम्य। ठीक है, दोनों बनता है। ये केवल गम क्रियापद के लिए है, गम और नम के लिए। ठीक है आचार्य जी। हाँ जी। हाँ, ये रस्व कैसे हुआ? पूरा ही है ना ग तो? ग तो पूरा ही है ना? हाँ तो मैंने कब कहा पूरा नहीं ग है? हलंत प्लस अ ग के अंदर जो अक्षर मिला है कौन सा अक्षर है वो? अ है, आ है? अ हलंत अ प्लस ह्रस्व है, अ ह्रस्व है या दीर्घ है? रस्व है। आ दीर्घ है। अ दीर्घ है या आ दीर्घ है, ऐसा बताइए। चलिए, आ दीर्घ। आ दीर्घ है। आ दीर्घ है। तो अ ह्रस्व है या दीर्घ है? रस्व रस्व है। है। आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं कि अ भी ह्रस्व हो सकता है कि दीर्घ होता है, क्योंकि ई में तो ई ऊ करके आए हैं। अ में हमने विशेष ध्यान कभी दिया नहीं। ये अ जो है ये अ ह्रस्व है, आ जो है वो दीर्घ है। तो गच्छत का ग जो है अ वो ह्रस्व है, इसलिए त आ गया। ठीक है हाँ हाँ माचे। हाँ। विस्मरति अत्र क्रियापदमस्ति वि उपसर्ग स्मृ क्रियापदम विस्मरति। और य स्मृ का रु ह्रस्व दीर्घ, रस्व स्मृत्य तो क्या बनेगा? विस्मृत्य विस्मृत्य उपकरोति अत्र उपकृ उपसर्ग अस्ति, कृ क्रियापद अस्ति, उपकृत्य उपकृत्य क्या बनेगा? उपकृत्य उपकृत्य। संहरति सम उपसर्ग अस्ति, ह्रु क्रियापदम अस्ति, और य संहृत्य क्या बनेगा? संहृत्य और प्र उपसर्ग है तो क्या बन जाएगा? प्रवृत्य प्रवृत्ति। प्रहृत्य प्रहृत्य। और यदि वि उपसर्ग है तो विहृत्य। और यदि सम उपसर्ग है तो समृत्य समृत्य। और आ उपसर्ग है तो आवृत्य उपसर्ग बदल जाएगा, ह्रु ह्रुत्य। समझ में आ गया? आचार्य अच्छा, और कौन सा बता दे? आपको ये तो पता होगा, राज प्लस ईश क्या बनता है? राजेश राजेश। राजेश राजेश मतलब अ प्लस ई बराबर क्या बन जाता है? ए, राजेश ए है ना? राज प्लस इंद्र राजेंद्र, कमला प्लस ईश कमलेश, अ प्लस ई
बराबर ए बनता है, ये तो आपको पता होगा। अच्छा, तो प्र प्लस ई क्या बन जाएगा? प्रे 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 क्या बनेगा? प्रे प्रे। प्रे प्रे क्या बनेगा? प्रे प्रे बनता है। ठीक है, तो अब आपको एक नया क्रियापद दिख रहा हूं। प्र ये उपसर्ग है, ई क्रियापद है, और ल्यप प्रत्यय लगता है वहां पर। कौन सा प्रत्यय लगता है? ल्यप। ये ई ह्रस्व है या दीर्घ? रस्व है, रस्व है, रस्व है, तो क्या आएगा बीच में? तो आएगा तो आएगा। तो प्र जमा इत्य अब क्या बन जाएगा? प्रत्यय 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 क्या बनेगा? प्रेत्य। प्रत्यय प्रेत्य मतलब कि प्रेत बन के यहाँ से चला जा करके, यहाँ से किसी दूसरे जन्म में जा करके, प्रेत्य। तो ई ह्रस्व है इसलिए त आ जाएगा बीच में। ठीक है, तो थोड़े से आपको एग्जाम्पल बताए हैं। श्रु, विश्रुत्य, समश्रुत्य, प्रश्रुत्य। उपसर्ग कोई भी हो सकता है, उपसर्ग के अनुसार से उसका अर्थ बदल सकता है, पर उस अर्थ के ऊपर अभी विचार करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है ल्यप प्रत्यय को समझना। ठीक है, समश्रुत्य समझ में आ गया आपको? अर्थ समझ में आया या नहीं आया? लेकिन प्रत्यय समझ में आया ना? प्रत्यय का रूप कैसे बनता है वो समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही ई है तो प्र इत्य, तो क्या बनेगा? प्रत्यय प्रेत्य प्रेत्य। क्या बनेगा? प्रेत्य। हाँ, स्मृ है तो वी उपसर्ग है, वी स्मृ क्या बन जाएगा? विस्मृत्य विस्मृत्य विस्मृत्य। सम स्मृ है तो क्या बनेगा? संस्मृत्य संस्मृत्य। धरति, वी धरति क्या बनेगा? विद्रुत्य 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 हाँ, प्रहरति क्रियापदमस्ति क्या बनेगा? प्रवृत्य प्रवृत्य प्रहृत्य। ठीक है, के स्थान पे वी उपसर्ग है, वी हरति क्या बनेगा? विरुत्य हरति। विरुत्य उपहरति। उपरुत्य संहरति। संवृत्य उपकरोति। उपकृत्य उपकरोति। हरति ना। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये है, यदि ह्रस्व अक्षर है तो सहायता के लिए त अक्षर जुड़ जाता है। अब क्या समझ में नहीं आया बताइएगा, थोड़ा सा मैं मेरी ओर से पूरा कर दे रहा हूँ। अब आपका एक प्रश्न था जो चर्चा चल रही थी, मैं सुन रहा था आपकी काफी देर से, कि यहाँ पर क्या बनता है? नीत्वा नयति क्रियापदम अस्ति, त्वा प्रत्यय आगच्छति तर्हि नीत्वा भवति। किंतु उसी नीत्वा को आपको यदि आ उपसर्ग के साथ प्रयोग करना तो आप आनित्वा प्रयोग कर सकते हैं या नहीं? नहीं, आनित्वा प्रयोग न भवति, उसको अनिवार्य रूप से आपको बदलना पड़ेगा आनीय। नीत्वा अथवा आनीय, दो में से एक ही ऑप्शन। बिना उपसर्ग के नीत्वा, और आ अथवा कोई भी उपसर्ग है तो आनीय, प्र उपसर्ग है तो प्रणीय, उप उपसर्ग है तो दीर्घ है इसके लिए ना, नी दीर्घ है इसके लिए ना। क्या नित्वा में नी दीर्घ है इसके लिए नहीं कर सकते हैं ना, इसके लिए आनीय करना पड़ता है ना। हाँ, इसलिए आनीय, यहाँ पर त नहीं आएगा बीच में। आनीय, उपनीय, प्रणीय, समनीय, जो उपसर्ग लगाएंगे उसके पीछे नीय लग जाएगा। नी क्रियापद और य प्रत्यय। उपसर्ग आप बदल सकते हैं, आनयति है तो आनीय, प्रणयति है तो प्रणीय, समनयति है तो समनीय, उपनयति है तो उपनीय। ठीक है, हृत्वा
हरति क्रियापदमस्ति त्वा प्रत्यय अस्ति हृत्वा आहरति यदि अस्ति तर्हि आहृत्वा आरुत्य आहृत्य हाँ आ उपसर्ग लगाए तो त्वा नहीं लगेगा, क्या लगेगा य, आहृ य, और ह्रु ह्रस्व है तो त आएगा बीच में, आहृत्य। ठीक है। आम आचार्य कोकिला महोदय कन्फ्यूजन अस्ति अधुना न आचार्य स्पष्टम? स्पष्टमस्ति न। मारिया महोदय स्पष्ट? अब आचार्य स्पष्ट हो गया। वो जो रूल आपने बताया ना फॉर रस्व त ऐड करने का और फॉर दीर्घ य ऐड करने का, ये सही है? नहीं नहीं, रस्व के लिए त ऐड नहीं करना है और दीर्घ के लिए य ऐड नहीं करना है। य सबके लिए है, जहां जहां उपसर्ग है उन सब के लिए य है। रस्व में भी य है, देखिए आहृत्य, यहाँ भी य है। आनीय दीर्घ है, यहाँ भी य है। विज्ञाय विक्रिय सब जगह य है। य जो है वो हाँ। प्रत्यय का य, उसको अलग रखिए। अब वो प्रत्यय का य किया है क्योंकि आगे उपसर्ग है, आ नी आ वी उप प्र, कोई ना कोई एक उपसर्ग है, इसलिए आपने य किया है। य, त्वा हाँ। वो य जो किया वो त्वा के स्थान पे किया है। अब वो त्वा के स्थान पे य तो किया है, लेकिन क्रियापद यदि ह्रस्व वाला है, क्रू स्मृ गम गच्छति का ग, तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर क्या होता है, तो बीच में आता है। विस्मृ तभी आता है। विस्मृ और य, विस्मृत्य आकृष्य त्य, उपकृत्य ज्ञात्वा। ओके ठीक है। आचार्य जी हाँ जी, दीर्घ वाला कोई रू शब्द बताइए ना। दीर्घ वाला कैसे समझाने? दीर्घ रू का कोई शब्द? हाँ जी। दीर्घ रू है और कुछ प्रत्यय बनता है, ऐसा? जी। ओके। दीर्घ रू के ज्यादा क्रियापद नहीं है प्रयोग में आने वाले, पर फिर भी एक क्रियापद है जो मैं आपको बता देता हूं। तरति क्रियापद बनता है, तैरना, तो त्रु क्रियापद है। क्या है? त्रु, और ये दीर्घ रू है, त्रु। तो यहाँ तरति का क्या बनता है? तीर्थवा बनता है। इसके लिए पूरा अलग ही नियम है, तीर्थवा ऐसा बनता है। और जब उपसर्ग लगाते हैं तो उत उपसर्ग लगा दिया तो उत्तरति ऐसा बनता है इसका क्रियापद। तो उत त्रु का तीर बन जाता है उत्तीर, और य तो क्या बनता है? परीक्षाम उत्तीर्य अहम प्रमाण पत्र परीक्षाम उत्तीर्य दक्षता वर्गम प्रविशामी। और त्रु क्रियापद है तो तैरना अर्थ होता है, स्विमिंग करना। अहम नदीम तरामि पारम गच्छामि, अहम नदीम तीर्थवा पारम गच्छामि। तरति तैरना अर्थ है, और उत्तरति का मतलब है उत्तीर्ण होना, पास होना, उत्तीर्य। पर इस दीर्घ रू वाले क्रियापद कम है, बहुत है, कुछ कुछ क्रियापद, पर बहुत उपयोग में नहीं आते, प्रारंभिक लेवल पे कम है। धन्यवाद जी, स्वागत। तो अभी जो हमारे प्रयोग में आते हैं, क्रू, स्मृ, ध्रु, भ्रू, एतानि क्रियापदानि विशेष रूपेण सन्ति। सर्पः सरति, श्रु। ज्यादातर ये क्रियापद हमारे रूटीन उपयोग में, डेली उपयोग में आते हैं, और ये सभी के सभी ह्रस्व ई वाले हैं, ह्रस्व री वाले हैं। तो यहाँ पर जब कोई भी उपसर्ग पहले होगा
तो ल्यप और क्रियापद के बीच में कौन सा अक्षर जुड़ जाएगा? तो त्य। त्यो तो त्यो उपहृत्य। और यहाँ श्रु क्रियापद है, उपश्रु, और यह लगता है तो क्या हो जाएगा? उपसृत्य उपसृत्य उपश्रुत्य। स्मृ है, उससे पहले यदि कुछ लगेगा तो क्या हो जाएगा? स्मृत्य विस्मृत्य, संस्मृत्य, उपस्मृत्य। ठीक, तो ये इन क्रियापदों का इस तरह से प्रयोग होगा। थोड़ा थोड़ा हम अभ्यास देखेंगे, इनके पाठों को पढ़ेंगे और जहां प्रयोग आता है उनको देखेंगे तो ये समझ में आएगा। दो चीजें हैं, एक इन चीजों को सीख करके आपको प्रयोग करना है, उसमें थोड़ा सा अभी भी आपको संशय रहेगा कि मैंने प्रयोग किया वो सही है या गलत। दूसरी चीज है, जहां पर प्रयोग हुआ है शास्त्रों को या पाठों को जब हम पढ़ते हैं और वहां पर इनका प्रयोग आता है तो उसको पहचान लेना, ये भी इस चीज को सीखने का एक प्रयोजन है। उसको आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ उपहृत्य क्यों बना है? संस्मृत्य। बीच में यदि समय रहा तो आपको गीता के कुछ श्लोक वगैरह का मैं प्रात्यक्षिक करवाऊंगा, जहां पर आप इन क्रियापदों को, इन प्रत्ययों को, विभक्तियों को पहचान सकेंगे। वो भी एक परीक्षण का वर्ग रखने का विचार है मेरा, पर थोड़ा सा आप सीख ले और हमारा पाठ्यक्रम एक बार व्यवस्थित पूरा हो जाए उसके बाद रखते हैं। आचार्य जी, हाँ जी, ये जो पेज 287 है ना, वो जो एक रॉन्ग है, एक कॉलम, और एक राइट है, इस ये जो राइट है वो पढ़ो बोल रहे हैं ना, वो रॉन्ग है, सही में रॉन्ग है। हाँ मैं आ रहा हूँ वहीं पे। आपका प्रश्न मैंने सुना था, चर्चा जो चल रही थी वर्ग के शुरू होने से पहले, वहीं पर आ रहा हूँ। एक चीज क्लियर हो गई आपको। अधुना पृष्ठ संख्या 87 अधिकम शतद्वयम अथवा द्विशतम शुद्धानि रूपाणि जानन्तु। आप यदि सूचना को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है। शुद्धानि रूपाणि अथवा शुद्ध रूपाणि जानन्तु, इसका क्या अर्थ है? शुद्ध रूप को समझिए। क्या है वो जानने का। जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो। चंद्रिका महोदय गंतुम इच्छति? चंद्रिका महोदय गन्तुम् इच्छति वा? आम् आचार्य। अस्तु, अनुमतिः अस्ति। धन्यवादः आचार्य। समस्या अस्ति वा कापि? शुद्ध रूपाणि जानन्तु। यहाँ जी गेस्ट आए हैं तो अस्तु करना पड़ेगा। अस्तु, चिंता मास्तु। शुद्ध रूपाणि जानन्तु। अब जब हम प्रयोग करते हैं बालकः गृहम् आगच्छति भोजनम करोति, तो हमारा अभ्यास क्या है? बालकः गृहम् आगत्वा भोजनम करोति। हम वाक्य क्या बनाते हैं? बालकः गृहम् आगत्वा। तो इसके लिए शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या, उसको जानिए। शुद्ध रूप है आगत्वा नहीं, ऊपर देखिए निशान दिया हुआ है, शुद्ध रूप नहीं है। तो कौन सा है शुद्ध रूप? आगत्य। तो आगत्वा शुद्धम रूपम नास्ति। शुद्धम रूपम किम अस्ति? आगत्य। हाँ, चलिए आगत्य का प्रयोग करके वाक्य बनाइए, फिर आगे चलते हैं। आगत्य एतस्य क्रियापदस्य प्रयोगं कुर्वन्तु, कृत्वा वाक्यं वदतु। कः वदति? मृणाल? अहं वदामि। अहम् आचार्य। निर्मला गृहम् आगत्य भोजनं करोमि। सुंदरम। निर्मला महोदय? अहं गृहम् आगत्य पठामि। सुंदरम। मारिया महोदय? बालकः व्हाट इज दैट? गृहम वही होगा सर, अभी सोचने को नहीं होता। सोचिए सोचिए, सोचने को होता है, आप सोचेंगे तो होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं।
अहं वदामि हाँ, जागृति सर, महोदया अहं वदतु। वदामि जागृति बालकः विद्यालयम् आगत्य पठति। सुंदरम। पूर्वा महोदया। सेम ही था मेरा भी। अच्छा, और कुछ सोचिए। वदतु अनन्या महोदय। अतिथि गृहम् आगत्य भोजनं करोति। परम पुनः एक। अतिथि गृहम् आगत्य भोजनं करोति। सुंदरम। मारिया महोदय। शिक्षक विद्यालयम् आगत्य बोधयति। हाँ, स्पष्टम। तो आगत्वा प्रयोगः भवति वा न, इस लाइन में जितने भी बताए वो नहीं होते हैं। संग उपसर्ग है तो समगृहीत्वा भवति वा न, शुद्धम किमस्ति संगृह्य। अनघा महोदया वदतु। हम गृहम् आगत्य पाकं करोमि। सुंदरम, बहु उत्तमम्। अहं वदामि आचार्य। हाँ, वदतु वैष्णवी महोदय। अहं मन्दिरम् आगत्य पूजां करोति। अहम मन्दिरम् आगत्य पूजां करोति। अहम पूजां करोति। करोमि इसको तो शुद्ध कर दिया, अहम मंदिरम आगत्य। यहाँ तो शुद्ध किया, लेकिन पूजां करोति न, पूजां करोमि। हाँ, समीचीनम्। अहं वदामि आचार्य। हाँ, स्वागतम्। नेहाल महोदय। आम् आचार्य। न्यायाधीशः न्यायालयम् आगत्य न्याय करोति। न्यायं करोति। न्यायं करोति। सुंदरम। संगृह्य, संग्रहं कृत्वा, संगृह्य एतस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि। आगे के एक एक क्रियापद लीजिए, आगे के क्रियापद लेते चलिए। आगत्य आपको समझ में आ गया सब। हाँ, संगृह्य, संकलय्य मतलब इकट्ठा करके, संगृह्य संकलय्य समान अर्थ है। एतस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि। संगृह्य संकलय्य। अहं पुस्तकं संगृह्य ननन्तरं पठति। पठामि। सॉरी, ननन्तरं पठामि। अनन्तरं पठामि। अनन्तरम् इति आवश्यकता नास्ति। अहं पुस्तकं संगृह्य पठामि। संगृह्य में जो लेप लगाया आपने उसका मतलब अनन्तरम है। सुंदरम। अहं वदामि आचार्य। स्वागतम्। मृणालः वदतु। अहं पुस्तकं अहं लेखनीं विक्रीय संगृह्य पाठ स्वाध्यायं लिखति। अहं लिखामि। हाँ, अहं लिखामि। अहं लेखनीं संगृह्य स्वाध्यायं लिखामि। समीचीनं। जागृति महोदय। अहं शङ्खं संगृह्य पश्यामि। सुंदरम्। अहं वदामि सर। हाँ, पर्यायेण वदतु। एक राणी महोदया वदतु, अनन्तरं पूर्वा महोदया। अहं चित्रं संगृह्य मित्रं दर्शयामि। सुंदरं, बहु उत्तमं। पूर्वा महोदया। अहं धान्यं संगृह्य अनन्तरं पाकं करोमि। सुंदरं। अहम धान्यं संगृह्य अनन्तरम् इति आवश्यकता नास्ति। हाँ, संगृह्य इकट्ठा करके। संकलय्य अपि संकलन करके, इकट्ठा करके। संकल्य नास्ति, संकलय्य। संकलय्य, इसका क्या मीनिंग है आचार्य? इकट्ठा करके। क्या मीनिंग है? किसका? संकलय्य का। इकट्ठा करके। अहम छात्रान संकलय्य पाठयामि। मैं छात्रों का संकलन करके, छात्र इकट्ठे करके उनको पढ़ाता हूँ। और संगृह्य का क्या होता है? इकट्ठा करके। दोनों का अर्थ समान है। अच्छा, धन्यवाद। आचार्य, मैं एक जननीं धनम प्राप्य शाटिकां क्रीणाति, ये सही है? पुनः वदतु एकवारं वाक्यं। जननीं धनं प्राप्य शाटिकां क्रीणाति। हाँ, जननीं धनम नहीं, जननी धनम प्राप्य। जननी धनं प्राप्य शाटिकां क्रीणा।
समीचीनम्। जननी धनं प्राप्य शाटिकां क्रीणाति। धन्यवाद। वक्ता विचारान् प्रकटय्य उपविशति। मंचः अस्ति, मंचे वक्ता नेता वक्ता विचारान् प्रकटय्य उपविशति। प्रकट अहं वदामि सेण्टेन्स्। हाँ वदतु वदतु। देवं प्रकटय्य वरदानं ददामि। देवं प्रकटय्य, देव को प्रकट करके। मैंने देव प्रकट हुए ऐसा कहना था मुझे। देवः प्रकटय्य, देवः प्रकटय्य वरदानं ददामि। ददाति। ददाति समीचीनम्। मेरे लिए प्रकटय्य, आया, जैसे ददामी नहीं चलेगा। हाँ जैसे मुझे वरदान दिया ऐसा मुझे बोलना है। नहीं नहीं, दिया किसने है? देने वाला कोई और है ना। हाँ। किसी को भी दिया हो तो ददामी नहीं होगा, कर्ता अलग है तो ददाति। अध्यापकः विचारेण प्रकटय्य प्रश्नं पृच्छति, ऐसा हो सकता है। हाँ, विचारान् प्रकटय्य द्वितीया विभक्ति। विचारम विचारौ विचारान्। विचारान् प्रकटय्य प्रश्नं पृच्छति। प्रश्नं पृच्छति। समीचीनम्। वदामि आचार्य। वदतु। बालकः गीतं प्रकटय्य शृणोति। गीतम प्रकटय्य, गीत को प्रकट करके। हाँ, मतलब वो सुनता है, बाद में वो सबको सुनाता है, वैसे कैसे क्रिएट करने का? वो विचार के लिए प्रकट करना होता है, गीत के लिए प्रकट करना नहीं होता है। विचार प्रकट करना। आम वदामि आचार्य। हाँ, नेहाल महोदय वदतु। आम आचार्य। कृष्ण विश्वरूपं प्रकटय्य अर्जुन पश्यति। अर्जुनं पश्यति, अर्जुनं दर्शयति। दर्शयति। हाँ, कोकिला महोदय। कृष्ण प्रकट्य अर्जुन प्रश्नं पृच्छति। समीचीनम्। अस्तु आचार्य। माता पाक शाकं प्रकटय्य वयं सर्वे खादामि। माता शाकं पचति। प्रकटय्य वयं सर्वे खादति। वयं सर्वे खादामः। प्रकट करना मतलब जो दिख नहीं रहा उसको दिखने के लिए योग्य बनाना, दिखने लायक बनाना। प्रकट करने का मतलब है छुपी हुई वस्तु उसको सामने लाना। सब्जी छुपी हुई है और आपने सामने लाई है, माता ने, आपने कहीं फ्रिज में रख दी, अच्छी सब्जी मैं खाऊंगी, और फिर माता ने निकाली फ्रिज में से निकाल के, तो आप उसको कह सकते हैं प्रकटय्य, नहीं तो पक्त्वा, पकाकर। अस्तु, उत्तमः प्रयत्न। अग्रे अस्ति उपवेश्य संप्रेष्य आनीय परिवेश्य। एतेषां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि। अहम् आचार्य। वदतु निर्मला। जननी शाकम् आनीय भोजनं करोति। सुन्दरम्। अन्यः कः वदति वाक्यानि? संगीता महोदय। आम्, अहं वित्तकोशे धनम् आनीय ददामि। वित्तकोशतः धनम् आनीय ददामि। समीचीनम्। भगिनी चाकलेह आनीय खादति। सुन्दरम्। चाकलेहम् आनीय खादति। भास्कर महोदय। अहं शिक्षकं प्रश्नं सम्प्रेष्य पाठं पठामि। सुन्दरम्। अहं प्रश्नं सम्प्रेष्य आचार्य जी, पाठं पठामि। संप्रेष्य का अर्थ क्या होता है? भेजकर। अहं पत्रं सम्प्रेष्य उत्तरं बोधयामि।
अहम पुस्तकम संप्रेष्य छात्रम सूचयामि। प्रेषयित्वा भेजकर, संप्रेष्य। तो संप्रेषयित्वा न, प्रापयित्वा न, प्राप्य, प्रकटयित्वा न, प्रकटय्य। हाँ, कृतिका महोदय। परिवेश्य, अहम भोजनम परिवेश्य अहम भोजनम परिवेश्य सर्वान् भोजयामि। परिवेश्य। वाक्यम, परिवेश मतलब ले लिया, बांट करके, भोजन वितरण करके, खाना परोस करके। अहम भोजनम परिवेश्य खादामि। अग्रे। अनघा महोदय, स्वागत। अहम कन्या मम कन्यां विद्यालयं सम्प्रेष्य पुनः आगच्छामि। सुंदर, धन्यवादः। अहं वदामि आचार्य। आम्। शिक्षकः पुस्तकं परिवेश्य पठामि। परिवेशयति, परिवेश्य। शिक्षकः पुस्तकं परिवेश्य पाठयति। पाठयति। समीचीनम्। अस्तु, एतेषां वाक्यानां वयम् अभ्यासं कुर्मः। एकक्षणम्, एका दूरवाणी आगच्छति, अहम् उत्तरं ददामि, अनन्तरं सम्पर्कं करोमि इति सूचयामि। आम् आचार्य। समीचीन। आचार्य संगम या मतलब जैसे नदी का संगम होता है वो होता है साथ में चलकर, साथ में भेजकर। दो भाई बहन है, दोनों को साथ में विद्यालय भेजकर। संगमय्य। संगम्य नास्ति। आलोड्य का मतलब क्या? आलोड्य, खाना बना रहे हैं सब्जी वगैरह, तो उसको हिलाते हैं ना, सब्जी अच्छे से चला करके, हिला करके, उसको बोलते हैं आलोड्य। आलोड्य। माता आलोड्य सूपम पचती। सब्जी को आलोडन करके, हिला करके, पचती। अहम मम अनुजय च संगमय्य विद्यालयं गच्छति गच्छावः। गच्छावः। समीचीनम्। मम अनुजः अनुजा च अनुजम् अनुजां च संगमय्य विद्यालयं प्रेषयामि। साथ में मिलाकर, साथ में भेजकर। आचार्य, एक पूछना था। जी।
ये त्वा और ल्यप प्रयोग में पहला क्रियापद आएगा तो उसमें एक वचन बहुवचन नहीं होगा ना, एक ही शब्द। हाँ, ये त्वा ल्यप जो प्रत्यय है वो अव्यय कहलाते हैं। ये प्रयोग होने के बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसा कोई भेद नहीं होता है। बालकः विद्यालयं गत्वा पठति, बालकौ विद्यालयं गत्वा पठतः, बालकाः विद्यालयं गत्वा पठन्ति। बालकः है तो भी गत्वा, बालकौ है तो भी गत्वा, बालकाः अस्ति तदापि गत्वा। धन्यवाद आचार्य। क्षम्यताम्। अस्तु, एकं पाठं वयं पठामः, एतेषां प्रत्ययानां प्रयोगः अस्ति तादृशं पाठम्। वाक्यविस्तरः पुस्तकमस्ति, तत्र 19 पाठः। एकोनविंशः पाठः। पाठस्य नाम महिषूरपुरं प्रति प्रवासः। महिषूरपुरम्, महिषूरपुरम् इति नाम अस्ति मैसूर नगरस्य। वर्तमान समय मैसूरु अथवा मैसूर इति प्रसिद्धं नगरं, तस्य प्राचीनं नाम अस्ति महिषूरपुरं प्रति प्रवासः। महिषूरपुरः इति नाम अस्ति, पुरं प्रति महिषूरपुर, मैसूर की ओर प्रवास, मैसूर के प्रति प्रवास। पाठ्य बिंदु अस्ति त्वा ल्यप। अत्र त्वा तथा ल्यप प्रत्ययस्य प्रयोगः कुत्र अस्ति इति पश्यन्तु। श्रीमान् शिरीष महोदय, भवान् पठति वा पाठम्? आम् आचार्य महोदय, स्वागतम्। स्वागतम्। एषः पाठः पत्ररूपेण अस्ति। एकः मित्रम् अस्ति, सः यात्रां कृत्वा मित्रं प्रति पत्ररूपेण लिखति। महोदयः पठति, वयम् अत्र पश्यामः कुत्र कुत्र पाठ्यबिन्दुशब्दानां प्रयोगः अस्ति। अनन्तरं पृच्छामि। आम्, स्वागतं महोदय, कृपया। एकोनविंशः पाठः। महिषूरपुरं महिषीशूरपुरः प्रति प्रवासः। पाठ्यबिन्दु त्वा ल्यप। प्रियमित्रः, प्रियमित्र, कुशली खलु भवान्? गते सप्ताहे वयं महिषूरपुर दृष्ट्वा आगतवन्तः। प्रवास विस्तरं श्रोतुं भवन्तः अपि कुतूहलं स्यात् खलु? अतः विस्तरेण लिखामि। प्रातः वयं 5:30 विद्यालयं प्राप्य 6:00 लोकयानम् आरूढवन्तः। प्रयाणसमये अहं पार्श्वसने उपविश्य प्रकृतिसौन्दर्यं दृष्टवान्। घण्टाद्वयात्मकं प्रयाणं कृत्वा वयं श्रीरङ्गपत्तनं प्राप्तवन्तः। समीचीनम्। तत्र रङ्गनाथमन्दिरं दृष्ट्वा टिप्पुप्रासादं च विलोक्य प्रक्षेधां गतवन्तः। तत्र विशालः जलाशयः अस्ति। नौकायाम् उपविश्य जलाशये विहारं कृतवन्तः। अध्यापकः एकैकं खगं दर्शयित्वा विवरणं वदति स्म। जलाशये कारण्डवा, हंसाः, अन्ये खगाः च संचरन्ति। सुन्दर। ते अस्मान् दृष्ट्वा न भीताः। केचन छात्राः तान् उद्दिश्य पाषाणखण्डान् क्षिपन्ति स्म। नाविकः तान् तर्जयित्वा निवारितवान्। समीचीनम्।
काश्चन बालिकाः अवनम्य मीनान् ग्रहीतुं प्रयत्नं कृतवन्त्यः। तदा नाविकः नौकां कम्पयित्वा हसितवान्। तदा बालिकाः भीतिं प्राप्य ओहो इति क्रन्दन् कृतवत्यः। नाविकः एव ताः समाश्वास्य नौकाम् अग्रे नीतवान्। सुंदरम, बहु उत्तमं, पर्याप्तम्। अग्रे मंजुला महोदय। जी आचार्य। घंटां यावत् निवृत्य वयं महेशूरपुरं गताः। तस्य नगरस्य आधुनिकं नाम मैसूरु इति। चामुण्डी महिषासुरं मर्दयित्वा लोकं रक्षितवती, अतः तन्नगरस्य नाम महेशूरपुरम् इति जातम्। महेशूरपुरे वयं राजप्रासादं, जगन्मोहनं, वस्तुसङ्ग्रहालयं च दृष्ट्वा चामुण्डीं पर्वतं गतवन्तः। तत्रैव भुक्त्वा किञ्चित् विश्रम्य जन्तुशालां द्रष्टुं गताः। सायंकाले सम्यक् अस्ति। विश्रम्य जन्तुशालां द्रष्टुं गताः। विश्रम्य जन्तुशालां द्रष्टुं गताः। सायंकाले वयं वृन्दावनं गताः। वृन्दावनं रमणीयं स्थलम्। जनाः सायंकाले दीपैः अलङ्कृत्य तस्य शोभां वर्धयन्ति। पर्याप्तं, बहु सुन्दरं, बहु सुन्दरम्। अलङ्कृत्य। धन्यवादः। अग्रे नेहा महोदया पठतु। जी सायः 7 उससे पहले एक लाइन छुटी हुई है। वयं तत्र सुखेन उपविश्य चणकान् खादित्वा शीतपेयं पीत्वा आनन्देन कालं यापितवन्तः। सायः 7 ततः प्रस्थाय वयं यानाम् आरूढवन्तः। प्रवासानुभवः अति उत्तमम् आसीत्। त्वं प्रवासः स्मृत्वा इदानीम् अपि आनन्दम् अनुभवामि अहम्। भवतः मातामह्य मम प्रणामान् निवेदयतु। अन्याः सर्वान् च यथोचित कथयतु। पत्रस्य उत्तरं विलिख्य मां तोषयतु। भावत्यः। सुन्दरम्। अस्तु, एकवारम् अहं पूर्णं पाठं पठित्वा श्रावयामि। यत्र यत्र भवतां दोषाः सन्ति तान् वयं स्वयं पश्यन्तु, परिष्कारं कुर्वन्तु। जिन्होंने यहाँ पढ़ा है उनके दोष तो हमने सुने हैं, गुणों को भी सुना और दोषों को भी। बाकी जिन्होंने स्वयं पढ़ा है बैकग्राउंड में, वो भी सभी अपने दोषों को, गुणों को नोट कीजिए, कहाँ कहाँ आप इसको सही पढ़ रहे थे, कहाँ पर गलत। ठीक है। अहम पठामि, भवन्तः ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। मम अपि कुत्रचित् दोषः भवति तर्हि नोट कुर्वन्तु। मैं भी कहीं गलती करता हूं तो नोट कीजिएगा। आपको लगता है कि आप सही पढ़ रहे और मैं गलत कर रहा हूं तो भी नोट कीजिएगा। अनन्तरं चर्चां कुर्मः। 19 पाठः। पाठस्य नाम महिषूरपुरं प्रति प्रवासः। पाठ्यबिन्दुः त्वा ल्यप्। प्रियमित्र, कुशली खलु भवान्? गते सप्ताहे वयं महिषूरपुरं दृष्ट्वा आगतवन्तः। प्रवासविस्तरं श्रोतुं भवतः अपि कुतूहलं स्यात् खलु? वाक्य को किस टोन में पढ़ रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। प्रवासविस्तरं श्रोतुं भवतः अपि कुतूहलं स्यात् खलु? अतः विस्तरेण लिखामि। प्रातः वयं 5:30 विद्यालयं प्राप्य 6 लोकयानम् आरूढवन्तः। प्रयाणसमये अहं पार्श्वासने उपविश्य प्रकृतिसौन्दर्यं दृष्टवान्। घण्टाद्वयात्मकं प्रयाणं कृत्वा वयं श्रीरङ्गपत्तनं प्राप्तवन्तः। तत्र
रंगनाथ मंदिरं दृष्ट्वा टिप्पू प्रासादं च विलोक्य पक्षिधाम गतवन्तः। तत्र विशालः जलाशयः अस्ति। नौकायाम् उपविश्य जलाशये विहारं कृतवन्तः। अध्यापकः एकैकं खगं दर्शयित्वा विवरणं वदति स्म। जलाशये कारण्डवाः, हंसाः, अन्ये खगाः च सञ्चरन्ति। ते अस्मान् दृष्ट्वा न भीताः। केचन छात्राः तान् उद्दिश्य पाषाणखण्डान् क्षिपन्ति स्म। नाविकः तान् तर्जयित्वा निवारितवान्। काश्चन बालिकाः अवनम्य मीनान् ग्रहीतुं प्रयत्नं कृतवत्यः। तदा नाविकः नौकां कम्पयित्वा हसितवान्। तदा बालिकाः भीतिं प्राप्य हो हो इति क्रन्दनं कृतवत्यः। नाविकः एव ताः समाश्वास्य नौकाम् अग्रे नीतवान्। घण्टां यावत् विहृत्य वयं महिषूरपुरं गताः। तस्य नगरस्य आधुनिकं नाम मैसूरु इति। चामुण्डी महिषासुरं मर्दयित्वा लोकं रक्षितवती। अतः तन्नगरस्य नाम महिषूरपुरम् इति जातम् अभवत्। जातम् इत्युक्ते अभवत्। महिषूरपुरे वयं राजप्रासादं, जगन्मोहन वस्तुसंग्रहालयं च दृष्ट्वा चामुण्डी पर्वतं गतवन्तः। तत्रैव भुक्त्वा किञ्चित् विश्रम्य जन्तुशालां द्रष्टुं गताः। सायंकाले वयं वृन्दावनं गताः। वृन्दावनं रमणीयं स्थलम्। जनाः सायंकाले दीपैः अलङ्कृत्य तस्य शोभां वर्धयन्ति। वयं तत्र सुखेन उपविश्य चणकान् खादित्वा शीतलपेयं पीत्वा आनन्देन कालं यापितवन्तः। सायं सप्तवादने ततः प्रस्थाय वयं यानम् आरूढवन्तः। प्रवासानुभवः अत्युत्तमः आसीत्। तं प्रवासं स्मृत्वा इदानीम् अपि आनन्दम् अनुभवामि अहम्। भवतः मातामह्यै मम प्रणामान् निवेदयतु। अन्यान् सर्वान् च यथोचितं कथयतु। पत्रस्य उत्तरं विलिख्य मां तोषयतु। पत्र कैसे लिखना चाहिए उसका भी एक ये उदाहरण है। आप इसके आधार पे एक पत्र अपने प्रवास के विस्तार का आप किसी मित्र के नाम अथवा केंद्र शिक्षक मेरे नाम आप लिख सकते हैं। मुझे एक पत्र लिखिए, आप कहाँ कहाँ भ्रमण करके आए हैं इसके बारे में वर्णन करते हुए त्वा प्रत्यय का, ल्यप प्रत्यय का और तवतु प्रत्यय का प्रयोग आप कर सकते हैं इस पाठ के आधार पे। और अंत में लिखने वाला भावत कह विश्वास, जिसने पत्र लिखा उसका नाम है विश्वास, तो अपना नाम लिख रहे हैं वो। भावत कह भवदीयः लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग महिला है तो भवदीया। भवदीयः छात्रः, भवदीया छात्रा। एक ऐसा पत्र लिखने का भी आप प्रयत्न कर सकते हैं। तो थोड़ी मैं 10 मिनट आपकी लेना चाहूंगा सबकी। सर्वे सिद्धाः सन्ति, तैयार है? किसी को विलंब हो रहा है ऐसे कोई है? आचार्य में किसी को देर हो रही है तो चैट बॉक्स मध्ये संदेशं प्रेषयतु, अहं स्वीकृतिं ददामि, गन्तुं शक्नोति। अन्यथा 10 निमेषेषु पाठम् अहं बोधयामि। महिषूरपुरं प्रति प्रवासः। प्रवासः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनम्, अकारान्त पुल्लिंग शब्दः। जानन्ति खलु सर्वे? प्रति प्रति इति अव्ययम् अस्ति। प्रति इति अव्ययपदम् अस्ति। प्रति मतलब और, की और। कम प्रति प्रवासः? महिषूरपुरम प्रति प्रवासः। हरिद्वारं प्रति प्रवासः। मथुरां प्रति प्रवासः। अयोध्यां प्रति प्रवासः। प्रति शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो द्वितीय विभक्ति होती है। महिषूरपुर किसकी ओर प्रवास है? तो महिषूरपुर
तो महिषूरपुर शब्द में द्वितीया विभक्ति, प्रवास में द्वितीया नास्ति, प्रवास में प्रथमा ही, पर जिसकी और प्रवास है उस शब्द के लिए द्वितीया विभक्ति। अयोध्या प्रति प्रवासः तर्हि कथं भवति लेखनम्? अयोध्यां प्रति प्रवासः। अयोध्यां प्रति प्रवासः। अनघा महोदय अनुमतिः अस्ति साधयतु। आम् आचार्य, धन्यवाद। महिषूरपुरम् इति प्राचीनं नाम अस्ति नगरस्य, मैसूर इति वर्तमानं नाम। तर्हि एकं मित्रं द्वितीय मित्रं पत्रं लिखति। कुशली खलु भवान, जब हम उसको पत्र लिखते तो संबोधन करते प्रिय मित्र, प्रिय मित्र। कुशली खलु भवान, सबसे पहले उसकी कुशलता की कामना करते, ताकि हम जिसको पत्र लिखते वो पढ़े, पर पढ़ने से पहले वो कुशल हो तभी पढ़ेगा ना। तो हम आशा क्या करते हैं कि आप कुशल होंगे। कुशली खलु भवान, आप ठीक है ना। गते सप्ताहे, एतस्मिन् सप्ताहे न, गते सप्ताहे वयं महिषूरपुरं दृष्ट्वा आगतवन्तः। दृष्ट्वा कीदृशः शब्दः? स्वाप्रत्यय। गत सप्ताहे वयं महिषूरपुरम् अपश्याम आगतवन्तः। अत्र भूतकालार्थे अस्ति त्वाप्रत्यय। प्रवास विस्तरं श्रोतुं, श्रोतुं सुनने के लिए, भवतः, भवन्तः न, भवतः, भवतः अपि कुतूहलं स्यात् खलु। भवतः अपि, आपका भी, कुतूहलं स्यात् खलु। यदि वयं कुत्रचित् प्रवासार्थं गच्छामः, भ्रमणार्थं गच्छामः, तर्हि अस्माकं मित्राणां कुतूहलता भवति। एते कुत्र कुत्र गच्छन्ति, कुत्र कुत्र भ्रमन्ति, किं किं पश्यन्ति इति कुतूहलं परिवारजनानां, मित्रजनानां भवति। अतः तेषां कुतूहलस्य शमनार्थं वयं किं कुर्मः? वाट्सएप उपरि स्टेटस् स्थापयामः, फेसबुक उपरि वयं लाइव कुर्मः अथवा तत्र स्थापयामः। वयं तेषां निमित्तमपि सूचनां स्थापयामः तत्र, तेन ते जानन्ति, तेषां कुतूहलं शान्तं भवति। अतः प्राचीनकाले वाट्सएप फेसबुक न आसीत्। ते किं कुर्वन्ति स्म? ते पत्रं लिखन्ति। ते किं कुर्वन्ति? पत्रं लिखन्ति। तर्हि कथं पत्रं लिखन्ति? अग्रे सः सर्वं विवरणम्। अतः विस्तरेण लिखामि, विस्तरपूर्वकं लिखति। प्रातः वयं 5:30 प्रातः कदा? 5:30 5:30 विद्यालयं प्राप्य। कदा विद्यालयं प्राप्य? 5:30 विद्यालयं प्राप्य 6:00 लोकयानम् आरूढवन्तः। विद्यालयं कदा प्राप्तवन्तः? 5:30 विद्यालयं प्रातः 5:30 प्राप्तवन्तः। लोकयानं कदा आरूढवन्तः? 6:00 लोकयानम् आरूढवन्तः। प्रयाण समये यदा यानं प्रयाणं करोति, यात्रा प्रारंभः भवति, तदा अहं यः पत्रं लिखति विश्वास महोदय, सः पार्श्वासने उपविश्य, पार्श्वासन इत्युक्ते साइड बर्थ, खिड़की के पास, खिड़की के पास वाली सीट, साइड बर्थ। पार्श्व आसने उपविश्य किं दृष्टवान्? प्रकृति सौंदर्यं दृष्टवान्। प्रकृति सौंदर्यं दृष्टवान्। तर्हि उपविश्य कीदृशः प्रयोगः अस्ति? कः अस्ति उपविश्य इत्युक्ते? उपविशति, बैठना, 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 उपविश्य मतलब बैठना अथवा बैठकर? बैठकर। सावधानी से अर्थ बोलिए। उपविशति भी बैठना है, उपविश्य भी बैठना, तो कैसे समझ में आएगा? तो उपविशति मतलब बैठता है, उपविश्य मतलब बैठ करके। अस्तु।
पार्श्व आसने उपविश्य अहम प्रकृति सौंदर्यम दृष्टवान। घंटाद्वयात्मकम, कति घंटात्मकम? घंटाद्वयात्मकम घंटाद्वयात्मकम यात्रां कृत्वा वयं कुत्र प्राप्तवन्तः? श्रीरंगपत्तनम स्थानस्य नाम अस्ति तत्र। श्रीरंगपत्तनम कुत्र प्राप्तवन्तः? श्रीरंगपत्तनम प्राप्तवन्तः। तत्र श्रीरंगपत्तनम इति स्थानमस्ति, तत्र कस्य मन्दिरमस्ति? रंगनाथ मन्दिरं। कस्य मन्दिरं? रघुनाथ मंदिरम नास्ति, रंगनाथ मंदिरम। रंगनाथ मंदिरम दृष्ट्वा अनन्तरं टिपु प्रासादं विलोक्य पक्षिधाम गतवन्तः। दृष्ट्वा इत्युक्ते विलोक्य इत्युक्ते विलोक्य मतलब भी देखकर। विलोक्य का भी मतलब है देखकर। वि उपसर्ग है, लोक धातु है और ल्यप प्रत्यय। विलोक्य, विलोक्य मतलब देखकर। रंगनाथ मंदिरम विलोक्य टिप्पू प्रासादम दृष्ट्वा पक्षीधाम गतवंत, ऐसा भी बोल सकते क्रॉस। तत्र पक्षीधाम गतवंत, तत्र कः अस्ति विशालः? पक्षीधाम गतवन्तः, पक्षीधाम मध्ये विशालः जलाशयः अस्ति। तत्र कस्याम् उपविश्य जलाशये विहारं कृतवन्तः? नौकायाम् उपविश्य, नौका मध्ये उपविश्य मतलब कौन सा प्रत्यय? कः प्रत्ययः? नौकायाम् उपविश्य जलविहारं, जलाशये विहारं कृतवन्तः। अध्यापकः एकम एकम खगम, एकैकम, एकैकम इत्युक्ते एकम एकम खगम। एषः काकः, एषः कपोतः, सः मयूरः, सः हंसः, एषः एषा वर्तिका, एवं एकैकं खगं दर्शयति, दर्शयित्वा विवरणं वदति स्म। एषः मयूरः अस्ति, भारतदेशे कस्मिन् प्रदेशे मिलति अथवा अन्य देशे कुत्र कुत्र मिलति इति विवरणं वदति स्म। ये जो स्म लगा दिया, वदति मतलब बोलता है, और वदति स्म, स्म लगा दिया, बिना विसर्ग का स्म है, तो ये पूरा वाक्य भूतकाल में बदल गया। बता रहे थे। जलाशये कारण्डवाः हंसाः अन्ये खगाः च संचरन्ति। जलाशये के संचरन्ति? कारण्डवाः, हाँ, कारण्डव भी एक प्रकार के हंस का ही नाम है, बतख टाइप के। हंसः, हंस, अन्य खगाः, और जो भी जलचर प्राणी होते, पक्षी होते हैं, संचरन्ति, विचरणं कुर्वन्ति, भ्रमणं कुर्वन्ति। ते अस्मान् दृष्ट्वा न भीताः, ते अस्मान् दृष्ट्वा हमें देखकर, ते खगाः न भीताः, भयभीताः न आसन्, न अभवन्। केचन छात्राः तान् उद्दिश्य पाषाणखण्डान् क्षिपन्ति स्म। क्षिपति अर्थात फेंकना, क्षिपन्ति स्म फेंक रहे थे। किम कान क्षिपन्ति स्म? पाषाणखण्डान्, शिलाखण्डान् क्षिपन्ति स्म। के शिलाखण्डान् क्षिपन्ति स्म? तान् उद्दिश्य, उद्दिश्य इति कः प्रत्ययः? उन पक्षियों को उद्देश्य करके, टारगेट करके, उन पक्षियों की ओर पाषाण खंडान क्षिपन्ति स्म। तदा नाविकः नौकां कंपयित्वा हसितवान्। तदा नाविकः किं कृतवान्?
नाविकः नौकां कम्पयित्वा हसितवान्। नाविकः नौकायाः कम्पनं कृतवान्, कम्पनं कृत्वा हसितवान्। मजाक में ही उसने नाव को हिला दिया। जी? आचार्य बीच में एक बीच में एक छूट गई लाइन नाविक तान तर्जयित्वा बाकी रहा है ना सर, निवारितवान्। तर्जयित्वा नारितवान्। नाविकः तान् तर्जयित्वा निवारितवान्। सम्यक् अस्ति। नाविकः तान् तर्जयित्वा निवारितवान्। तर्जनं करोति मतलब डांटना, तर्जयित्वा डांट करके। नाविकः तान् तर्जयित्वा, नाविक ने उनको डांट कर निवारितवान्, ऐसा करने से रोका। काश्चन बालिकाः अवनम्य मीनान् ग्रहीतुं प्रयत्नं कृतवत्यः। यदा नौकाविहारं कुर्वन्ति तर्हि काश्चन बालिकाः अवनम्य झुक करके, नौका चलती, नौका मध्ये अवनम्य झुक करके मीनान् गृहीतुं प्रयत्नं कृतवत्यः। बालिकाः किं कृतवत्यः? मीनान् गृहीतुं प्रयत्नं कृतवत्यः। तदा नाविकः नौकां कम्पयित्वा हसितवान्। यदा बालिकाः मीनान् ग्रहीतुं प्रयत्नं कृतवत्यः तदा नाविकः नौकां कम्पयितवान्, नौकां कम्पयित्वा हसितवान्, हास्यं कृतवान्, विनोदं कृतवान्। तदा बालिकाः भीतिं प्राप्य भयभीताः भूत्वा किं कृतवत्यः बालिकाः? हो इति क्रन्दनं कृतवत्यः, रोदनं कृतवत्यः। नाविकः एव ताः, यदा ताः बालिकाः रोदनं कृतवत्यः तर्हि नाविकः ताः बालिकाः समाश्वसितवान्, आश्वासनं दत्तवान्। रोदनं मास्तु, अहं हसामि स्म, विनोदं करोमि स्म इति समाश्वास्य नौकाम अग्रे नीतवान। ये वाक्य स्पष्ट हुआ आपको? समाश्वास्य, आश्वासनं दत्वा। यदा कोऽपि बालकः बालिका वा रोदनं करोति तर्हि माता किं करोति? समाश्वासयति। किं करोति? समाश्वासयति। हाँ, समाश्वासयति। अत्र सम इति उपसर्गः। कः उपसर्गः? इतोपि एकः उपसर्ग। कभी कभी दो उपसर्ग का भी प्रयोग होता है। सम और आ, ये उपसर्ग है। और धातु क्रियापद क्या है यहाँ पर? श्वास। श्वास। तो समा श्वास और प्रत्यय का य क्या बन जाएगा? समाश्वास्य। समाश्वासन करके, आश्वासन दे करके, चुप करके, उनको चुप करवा करके। नौकाम अग्रे नीतवान। काम अग्रे नीतवान, एक घंटां यावत् भ्रमणं कृत्वा, एक घंटां यावत् विहारं कृत्वा, एक घंटां यावत् विहृत्य वयं महिषूरपुरं गतवन्तः। गताः इत्युक्ते गतवन्तः। अहं गतवान्, आवां गतवन्तौ, वयं गतवन्तः, वयं गताः बहुवचनं। विहृत्य कः प्रत्ययः? ल्यप्। एक घंटां यावत् विहारं कृत्वा, जलविहारं कृत्वा वयं महिषूरपुरं गताः। तस्य नगरस्य आधुनिकं नाम किमस्ति? मैसूरु। आधुनिकं नाम मैसूर। कस्य आधुनिकं नाम मैसूरु अस्ति? नगरस्य आधुनिक नाम मैसूरः अस्ति। महिषूरपुरस्य आधुनिकं नाम मैसूरु अस्ति। तर्हि तस्य नाम महिषूरपुरं किमर्थमस्ति? चामुण्डी देवी। चामुण्डी महिषासुरं मर्दयित्वा, महिषासुरस्य वधं कृत्वा
लोकं रक्षितवती, तत्र सा लोकस्य रक्षणार्थं महिषासुरस्य वधं कृतवती, तस्य विनाशं कृतवती, मर्दनं कृतवती। अतः तस्य नगरस्य नाम किं जातं, किम् अभवत्? महिषूरपुरम्। मैसूरपुरम्। हाँ, तस्य नगरस्य नाम महिषूरपुरं किमर्थम् अभवत्? चामुंडी देवी अतः तन्नगरस्य नाम महिषूरपुरम् इति जातम्। सुन्दरं। तन्नगरस्य नाम इत्युक्ते तस्य नगरस्य नाम। जातं पर्यायवाची शब्द अस्ति अभवत्। जातम् इत्युक्ते अभवत्। महिषूरपुरे वयं राजप्रासादं, राजप्रासाद इत्युक्ते राजमहल, राजमहलं दृष्ट्वा जगन्मोहन इति म्यूजियम् अस्ति, वस्तुसङ्ग्रहालयः अस्ति। तं वस्तुसङ्ग्रहालयं दृष्ट्वा अनन्तरं कुत्र गतवन्तः वयं? चामुंडी हाँ, तत्रैव भुक्त्वा, तत्र एव भोजनं कृत्वा, भुक्त्वा इत्युक्ते भोजनं कृत्वा किञ्चित् विश्रम्य जन्तुशालां द्रष्टुं गताः। गताः इत्युक्ते गतवन्तः, गतः गतौ गताः, गतवान् गतवन्तौ गतवन्तः। तत्रैव भोजनं कृतवन्तः, किञ्चित् विश्रमं कृतवन्तः, अनन्तरं जन्तुशालां द्रष्टुं गताः। सायंकाले वयं वृन्दावनं गताः। वृन्दावनं मैसूरु मध्ये एकं रमणीयं स्थलम् अस्ति। जनाः सायंकाले दीपैः अलङ्कृत्य अलङ्कारं कृत्वा, अलम ये उपसर्ग है, वैसे उपसर्ग 22 है, लेकिन क्रू क्रियापद के आगे और भी कुछ उपसर्ग लगते हैं, स्वीकृत्य, अलंकृत्य, अंगीकृत्य, ऐसे, ठीक है। तो क्रू के आगे अलम लगा दिया, तो अलंग क्रू और य बीच में त आ गया क्योंकि क्रू ह्रस्व है। अलंकृत्य दीप द्वारा अलंकारं कृत्वा, तस्य इत्युक्ते वृन्दावनस्य शोभां वर्धयन्ति। वयं तत्र वृन्दावने, वयं वृन्दावने सुखेन उपविश्य, सुखपूर्वकम् उपविश्य, चणकान् खादित्वा शीतलपेयं पीत्वा आनंदेन कालं यापितवन्तः। उपविश्य अर्थात बैठकर, खादित्वा, चणकान् खादित्वा, पीत्वा आनंदेन कालं यापितवन्तः। आनंदपूर्वकं कालस्य यापनं कृतवन्तः, कालं व्यतीतं कृतवन्तः। सायं 7 वयं ततः प्रस्थाय, सायं कदा प्रस्थाय? 7 प्रस्थाय, प्रस्थानं कृत्वा, प्रस्थाय अर्थात प्रस्थानं कृत्वा वयं यानम् आरूढवन्तः, लोकयानं, पुनः अहम् आरूढवान्, आवाम् आरूढवन्तौ, वयम् आरूढवन्तः। प्रवासानुभवः कथम् आसीत्? तं प्रवासं स्मृत्वा, तं प्रवासं स्मृत्वा स्मृत्वा इदानीम् अपि आनन्दम् अनुभवामि अहम्। तस्य प्रवासस्य स्मरणं कृत्वा कृत्वा, प्रवासं स्मृत्वा स्मृत्वा इदानीम् अपि अहम् आनन्दम् अनुभवामि। 1 सप्ताहः अभवत् प्रवासस्य, किन्तु इदानीमपि अहम् आनन्दम् अनुभवामि। बहु उत्तमः अत्युत्तमः आसीत् प्रवास अनुभवः। भवतः मातामह्यै मम प्रणामान् निवेदयतु। मातामही शब्द, नानी, माँ की माँ, उसको बोलते हैं मातामही, और माँ के भी जो पिता उसको बोलते हैं मातामहः, और पिता के पिता को बोलते हैं पितामह, और पिता की माता को बोलते हैं पितामही। पितामह, पितामही, दादा दादी, मातामह, मातामही, नाना नानी। तो मातामह्यै प्रणामान् निवेदयतु। कस्यै प्रणामान् निवेदयतु?
माता निवेदयतुम्। हाँ, अपनी नानी को भी मेरा प्रणाम निवेदन करना। अन्यान सर्वान च यथोचितम कथयतु, और बाकी जो है उनको यथोचित, छोटों को आशीर्वाद, समान को नमस्कार और बड़े लोगों को सादर प्रणाम, चरण वंदना। यथोचितम कथयतु। पत्रस्य उत्तरम विलिख्य माम तोषयतु। विलिख्य अर्थात लेप प्रत्यय ल्यप प्रत्यय, लिखित्वा। वी प्लस लिख। ठीक है, तो ये समझ में आपको आया होगा। आवश्यकता पड़ी इस पाठ को हम दोबारा लेंगे। एक बार आप इस पाठ को बोल करके अच्छे से पढ़िए। मैंने पढ़ के आपको सुनाया है और आज रात को ही ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आपको यूट्यूब के ऊपर। तो इस पाठ को दोबारा सुनिए कैसे मैंने पढ़ा है, तो वैसे ही आप पढ़िए और पढ़ करके अच्छे से अभ्यास कीजिए और फिर हम इस प्रश्नोत्तर को वर्ग में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप अभ्यास कार्य लिखना है तो लिखिएगा, शुरू कीजिएगा, पर जो भी समझ में आपको नहीं आता है इसके अभ्यास कार्य, उसकी हम वर्ग में फिर चर्चा करेंगे। समझ में आया तो आगे चलेंगे, नहीं आया तो अगले वर्ग में फिर से इस पाठ को हम स्पष्टीकरण की ओर रखेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। शाम को बोल करके इस पाठ को एक बार अच्छे से पढ़िएगा। रात तक मैं आपको ये वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा यूट्यूब पर। अच्छा, यूट्यूब में ये पढ़ने के लिए क्या लिखने का है? आप राजेश ठक्कर लिखिए, आजकल जो है बहुत सर्च हो रहा है, तो राजेश ठक्कर भी मिल जाएगा, नहीं तो राजभाषा संस्कृतम। और लिंक मैं प्रतिदिन ग्रुप में आपको भेजता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो डेली जो वीडियो अपलोड होगा आपको सूचना मिल जाएगी। तो आप दोनों तरह से सर्च कर सकते हैं। वीडियो की लिंक जो आती है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए तो वहां भी मिल जाएगी। परिवार में कोई बड़ा है या जो बच्चे हैं यूज करते हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हैं, तो सर्च करने सुविधा होगी। तो ये भी वीडियो आज रात को ही मैं अपलोड कर दूंगा, सायंकालीन वर्ग पूरा होने के बाद में। और आशा करता हूँ सर्वे स्वस्थाने स्वस्थाः प्रसन्नाः सन्ति, स्वाध्यायं निरन्तरं कुर्वन्ति। संगीता किं वदति? शिबिका का मतलब नहीं मालूम। शिबिका इत्युक्ते पालकी। पुराने समय में जब राजा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, शिबिका में बिठाते थे, या देवी देवताओं को भी दूसरी जगह ले जाने के लिए कंधे पर उठाते हैं और बीच में पालकी बनी होती, तो शिबिका बोलते हैं। गोवा वगैरह में आजकल शिबिकोत्सव भी होता है अलग अलग वहाँ त्योहार के समय। मेना भी कह सकते हैं ना आचार्य जी? जी मेना मेना मेना, हाँ, मतलब जिसमें वो सब बंद हुआ करता था, वो जिसमें पालकी टाइप भी था, तो उसमें हाँ, लेके जाया करते थे। हाँ, उसकी जानकारी नहीं है, पर शिबिका मतलब मराठी में मेना कहते हैं। मराठी अच्छा, में मेणा अच्छा, मेणा। हाँ मेणा, तो वही शिबिका दोनों तरफ उठाने के लिए होता है, बीच में बैठने के लिए पूरा होता है और पर्दा वगैरह भी लगा रहता है। राजकुमार राजकुमारियां होती हैं तो वो चलते नहीं थे। उसको मेना ही बोलते हैं आचार्य जी। एक्चुअली पालकी यहाँ मराठी में जो देवी देवताओं को लेके जाते हैं संतों को ना, उसको पालकी बोलते हैं। अच्छा, तो ऐसा होगा, तो वही है शिबिका। आचार्य कंपयित्वा का अर्थ क्या है? कंपा करके, कंपन करके, हिला करके। नाव में जब आप जाते हैं तो आप लोग बच्चे क्या करते हैं, पानी के अंदर मछली देख करके खेलने लग जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को डराने के लिए उसने नाव हिला दी ऐसे, तो बच्चे डर गए, अरे हम गिर गए ऐसा, और वो रोने लगे। तो उस समय फिर बच्चों को शांत किया किसने? नाविकः एव ताः समाश्वास्य। नाविक ने ही नौका को हिलाया था, उसी ने नौका को स्थिर किया और बच्चों को आश्वस्त किया कि डरिए मत, नाव डूब नहीं रही है, मैंने हिलाई थी नाव को, कंपाया था, कंपन किया था। धन्यवाद आचार्य। स्वागतम। शांति मंत्रम वदामः, वर्गम संपन्नम कुर्मः। मृणालः वदतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ संध्या, शुभ रात्रि। धन्यवादः। नमो नमः। स्वागत। नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। स्वागत। नमो नमः आचार्य। स्वागतम। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। स्वागतम। हाँ, मेरी पोती यूके में है, उसको 10 दिवस का वो सीखना है संस्कृत। हाँ, उनका मैसेज आया मुझे, तो मैंने अब संदेश दिया है उनको। जब ऐसा कोई वर्क शुरू करता हूँ तो मैं सूचित करता हूँ, आपको भी बताऊंगा समूह में सबको, और अलग भी उसका भी नंबर मैंने सेव करके रखा है। और एक ये दिया है ना 20 जुलाई से शुरू होता है, वो क्या है?